इरफान भाई कॉफ़ी कैसी लगी? कॉफ़ी तो बहुत अच्छी थी, थैंक यू ओके, ठीक है चलिए। सचिन जी देखिए, इसमें हमारी बातचीत के दो मोटे तौर पर हिस्से होंगे। जी। एक आपकी बिल्कुल निजी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, और दूसरा आपका जो ये ब्रॉडकास्ट बिजनेस है जिसमें आप, यानी सचिन एक पर्सन और सचिन एक पब्लिक, इसके सेक्स लाइफ तो नहीं डिस्कस होगा। आप आज़ाद हैं उस पर नहीं डिस्कस करने के लिए, बिल्कुल। नहीं, ये निकाल देता हूँ क्योंकि इससे वो थोड़ा रेसलिंग साउंड आएगा। 19 फरवरी 2005 सचिन साहनी से बातचीत। सचिन जी, सबसे पहले हमको आप ये बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? ओके इरफान भाई, सबसे पहले सिर्फ सचिन, और सचिन का जन्म हुआ दिल्ली में 6 सितंबर 1977, जहाँ तक मेरे को पेरेंट्स ने बताया, गलत हो सकते हैं। और अगर करीब इन 3 जी। डिकेड्स को मोटे तौर पर अगर हम बांटें जी। 10-10 साल में, तो शुरुआती 10 साल अगर छोड़ दें तो जो बाद के 10-10 साल हैं उनमें एक ब्रॉड जर्नी आपकी क्या रही? स्कूल में था जब, तो एवरेज स्टूडेंट था तकरीबन 6-7 क्लास तक, जिसको ब्रिलियंट आप कहते हैं मार्क्स वाइज या कुछ भी, वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा फोकस था नहीं पढ़ाई में, स्पोर्ट्स वगैरह में और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इंटरेस्ट था। और इट वाज अ बिग चेंज फॉर मी, क्योंकि जिस वक्त मतलब पहले हमारी फैमिली की जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत अच्छी थी, और उसके बाद फैमिली में काफ़ी एक मेजर सेटबैक हुआ बिजनेस में, एंड कुछ फैमिली ट्रबल हुआ, तो इस वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आया। तो जो एजुकेशन था उस टाइम पे, वी हैड टू शिफ्ट टू अ डिफरेंट स्कूल, और 8th क्लास तक मैं रहा एक ऐसे स्कूल में जहाँ पे प्योरली हिंदी मीडियम था जो, तो शायद वो मेरे को, लेकिन कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो आज वो चीज़ हेल्प कर रही है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी पे जो जोर रहा वो आई थिंक बहुत ज़्यादा रहा, और वो अच्छा एक टूल बन गया फिर बाद में वो। देन बाद में आई शिफ्ट टू अ डिफरेंट स्कूल, एंड तब वहाँ पे इंग्लिश मीडियम था, लेकिन वहाँ पे भी स्पोर्ट्स और स्काउटिंग में बहुत इंटरेस्टेड था। धीरे धीरे तकरीबन जब 10th क्लास तक भी पहुँचा, और उसके बाद हमारे लाइक आई एम फ्रॉम रामजा स्कूल, तो खूब सारे कैंप्स होते हैं हर साल, स्काउटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ये सब। तो हर साल में तकरीबन 6 ट्रिप्स पे मैं सिर्फ इन्हीं पे जाता था, स्कूल ट्रिप्स पे बाकी नहीं जाता, इन्हीं पे जाता। और आइडिया वही था कि थोड़ा नेचर लविंग था या कुछ डिफरेंट करने वाला, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद कॉलेज में भी जब गया तो इंटरेस्ट था कि जब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि इन्फ्लुएंस फ्रॉम माई कज़न, he really influenced me a lot, and he's a very good professional now. तो उनके हिसाब से कि आई शुड स्टार्ट वर्किंग, कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम आएगा, तो रेगुलर कॉलेज ना जाकर आई स्टार्ट डूइंग बीकॉम ऑनर्स मैंने किया, कॉरेस्पॉन्डेंसी किया, और 12th पास करते ही, इनफैक्ट उससे पहले भी छोटी मोटी कुछ जॉब्स, समर जॉब्स वगैरह जैसे हैं कुछ चालू कर दिया था। वो मैंने पहला जॉब किया वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में, और उसके बाद एग्जीबिशन कंपनी में काम करता रहा। So that was about till I was 20. So पढ़ाई में कुछ ज़्यादा 30 मार्क का नहीं था, बट हाँ काम चला था, 70% आ जाते थे, बहुत था। और उसके बाद जब अब सेकेंड डेकेड की जैसे अगर आप बात करें तो एग्जीबिशंस वगैरह उस समय काम किया। उसके बाद कॉलेज भी जब ख़त्म हुआ, तो जिस दिन कॉलेज ख़त्म हुआ उस दिन मैं, क्योंकि जब भी मैं रेडियो सुनता था मेरे को लगता था कि और उस वक्त प्राइवेट एफएम आ चुका था दिल्ली में, तो तब लगता था कि कई बार किया ऐसा काम तो मैं भी कर सकता हूँ, और इन लोगों से कई बार लगता था कि अच्छा भी कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, या एक वो कीड़ा जो जिसको भी कहें, तो वो था। ऑडिशन भी दिया, और एक बार प्राइवेट रेडियो में ही ऑडिशन दिया और सक्सेसफुल रहा। बट उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में कुछ भूत चढ़ा था कि सीए करूँगा, तो सीए में उस वक्त कर रहा था, और ऑडिशन मेरा वो प्राइवेट एफएम कंपनी में क्लियर हो गया, और उन्होंने कहा कि आप कल से ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कहा मैं आपको कल से नहीं, मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं अभी। और सीए भी मेरा गया क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो गया उससे, एंड वो ऑडिशन भी गया। तो उससे आई थिंक अगर फर्स्ट ईयर में ही मैं चालू कर देता, और फिर उसके बाद रेडियो जब मेरा चालू हुआ एक्चुअली, फिर वो ग्रेजुएशन के बाद हुआ, क्योंकि फिर
प्राइवेट एफएम जब बंद हुए और सिर्फ एक ही जरिया था तो ऑल इंडिया रेडियो, तो ग्रेजुएशन आपको चाहिए थी बस। तो जिस दिन ग्रेजुएशन हुआ उस दिन मैं ऑल इंडिया रेडियो पहुंचा, फॉर्म भरा अपना, और 2 महीने बाद ऑडिशन कॉल आया और एफएम प्रेजेंटर के लिए क्लियर हो गया फर्स्ट शॉट में। उसके बाद वो चालू किया, साथ साथ अपना एक एडवर्टाइजिंग का कोर्स मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स था वो चालू किया, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा मिले। एंड अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि जो बाहर कुछ वो फ्रीलांस कुछ काम करते थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हुआ। फिर एक काफ़ी बड़ी, इनफैक्ट इंडिया की इस वक्त नंबर 4 एजेंसी है, उनके साथ मैंने एज ए ट्रेनी राइटर ज्वाइन किया उनके साथ। कौन सी कंपनी? FCP उल्का। और वो भी इसलिए किया कि अपनी एक फ्रेंड से मिलने गया था जो मेरे साथ कोर्स में थी और ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेनी थी, उनसे मिलने गया। उन्होंने कहा कि एक राइटर की तलाश है उनको, मतलब दे आर लुकिंग फॉर वन, सो व्हाई डोंट यू ट्राई इट, बिकॉज कुछ ना कुछ खुराफात हमेशा क्लास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कुछ करता रहता था। मिला उनसे जो सीनियर मतलब क्रिएटिव डायरेक्टर थे जो, एंड मेट हिम एंड मिस्टर शर्मा, सो आई मेट हिम, और उन्होंने एडवर्टाइजिंग के अलावा सब दुनिया जहान की बातचीत की मेरे से, बिकॉज एडवर्टाइजिंग में ज़ीरो था, कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि आप आ जाइए 2 दिन बाद ज्वाइन कीजिए। सो आई जॉइंड इन, और अच्छे, क्योंकि जो उनके पास बिजनेसेस थे, अकाउंट्स बहुत अच्छे थे। वर्लपूल था, ब्रिटिश एयरवेज था, कॉम्पैक्ट था, और धीरे मतलब फिर नए कुछ आते कि कैवेंडर सिगरेट्स पे काफ़ी काम किया। इनफैक्ट आजकल भी मैं देखता हूँ कि यूपी साइड का भी मैं जाता हूँ तो अभी हम आपकी ये जो कैरियर वाली जर्नी है उस पर वापस लौटते हैं, लेकिन एक बार फिर वापस आपकी पर्सनल लाइफ पर लौटते हैं। घर कैसा है आपका? आप लोग भाई बहन कितने हैं? आपके पेरेंट्स क्या किस बिजनेस में हैं, क्या करते हैं? पहले हमको इस सिलसिले में कुछ बताइए। हमारी फैमिली में काफ़ी छोटी फैमिली, हम 2 ब्रदर्स हैं। पापा शुरू से बिजनेस में रहे, और अब लेकिन काफ़ी उनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मेरे ब्रदर जो है वो पापा कोई फैमिली बिजनेस में, उनके साथ मशीन्स का बिजनेस है, और काफ़ी टेक्निकल है, इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया कभी वो, इसलिए मैंने किया नहीं। मदर है मेरी, वो गवर्नमेंट जॉब में, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन जो है उसमें है। एंड ऑलवेज सीन देम लाइक राइट फ्रॉम चाइल्डहुड कि उनको देखा बहुत मेहनत करते हुए, कि और टाइमिंग्स है, शिफ्ट्स हैं, कभी मॉम की, या तो वो दोनों मतलब ने बहुत मेहनत की है, और बुरा टाइम भी देखा है बहुत, और उससे पहले बहुत अच्छा टाइम भी देखा। मैं फादर जो है मेरे, वो उनका लाहौर का बर्थ है, पंजाबी फैमिली है हमारी, और पार्टीशन के वक्त ही यहाँ पे आए, और उसके बाद उस वक्त पार्टीशन से पहले बहुत अच्छा था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज इन लाहौर, बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब आए तो कुछ नहीं बचा। तो हार्ड वर्क उन्होंने शुरू से देखा, और वही शायद वो वैल्यूज़ हमें इनकॉर्पोरेट की उन्होंने। तो मेरे ब्रदर हैं, वो भी ही इज़ मैरिड, मैं भी मैरिड नहीं हूँ, और 4 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। तो इट्स लाइक अ वेरी स्वीट फैमिली। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो भी शी लाइक मोर लाइक अ फ्रेंड, क्योंकि स्कूल टाइम से मैं उनको जानता हूँ। मेरे ब्रदर का स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे वो, एंड वो भी सेम एडवर्टाइजिंग फील्ड में ही थे। इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी गाइड किया मेरे को कोर्स वोर्स भी ज्वाइन करने के लिए। सो वी लाइक फ्रेंड्स, एंड हर तरह की अच्छी बुरी, मतलब जो मेरे पेरेंट्स को कई बातें नहीं पता होती हैं, वो माय ब्रदर, मैं सिस्टर लॉ, उनको मालूम है। सो टच वुड, काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप है वहाँ पर। सो इट्स अ वेरी, और थोड़ा सा पैम्पर्ड हूँ मैं घर में, क्योंकि छोटा हूँ, और एक ऐसी फील्ड में पहुँच गया हूँ जहाँ पे सब लोग देखते हैं, आपको नोटिस करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा एडिशनल बेनिफिट जो है वो फैमिली में है। और सचिन पॉजिटिव कितना है? काफ़ी पॉजिटिव हूँ, और जो चीजें हैं उसके इर्द गिर्द उसको लेके बहुत स्पेसिफिक है, जैसे उसको पेन क्या इस्तेमाल करना है, कपड़े क्या पहनने हैं, जूते क्या पहनने हैं। बहुत फंसी भी हूँ इस मामले में, पॉजिटिव भी हूँ। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा कभी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि टिल डेट आई थिंक इट्स वेरी, बहुत ही मैंने कम जगह देखा, लेकिन अभी तक भी, इनफैक्ट मेरे ब्रदर कितनी टाइम हो चुका है शादी हुए, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी हद तक हमारा वार्डरोब सेम है, शूज़ भी हमारे सेम है, मतलब चड्डी बनियान मोजे छोड़ के, और जो, लेकिन वो फिर फ़र्क आ जाता है कि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कैजुअल, क्योंकि ऑफिस भी में जैसे आरजे हैं तो जीन्स भी आप चप्पल पहन के भी ऑफिस आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, और वो थोड़ा, क्योंकि ऑफिस जाते हैं अपना क्लाइंट से मिलते हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा फॉर्मल है। तो लेकिन मेरे को सुबह तकरीबन तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है। मेरी भाभी बहुत, इनफैक्ट फैमिली में सभी लोग मजाक उड़ाते हैं कि एट टाइम्स आई टेक मोर टाइम देन गर्ल्स,
लाइक डिसाइडिंग अबाउट द राइट थिंग कि एग्जैक्टली वो राइट टी शर्ट क्या पहनना है या राइट लुक क्या पहनना है, कि वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. और सचिन जब कभी मुश्किल में होते हैं तो उनको कौन सी चीज़ बहुत सहारा देती है? म्यूज़िक एक्चुअली मेरे को बहुत हेल्प करता है अपनी तरह का म्यूज़िक सुनना. बट उससे भी ज़्यादा जो एक इवेंचुअली जो रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो एक्चुअली फैमिली सपोर्ट इज़ लाइक अमेजिंग. एंड अभी वैसे फैमिली जो है वो बहुत सपोर्ट करती है. एंड मदर फादर इनफैक्ट ब्रदर सभी लोग. सो आई थिंक सबसे ज़्यादा वही हेल्प करते हैं. उसके बाद जो अपने पर्सनल लेवल पे आता है कि तब म्यूज़िक हेल्प करता है. फॉर इंस्टेंस ऐसा भी अगर कहीं हाल के दिनों में हुआ हो कि जब कोई ऐसी बात बहुत परेशान कर रही हो, और तो किस तरह का म्यूज़िक जैसे आप कह रहे हैं हेल्प करता है, वो करता होगा? म्यूज़िक हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, और जो हेल्प करता है वो कभी कभी बहुत लाउड म्यूज़िक कभी हेल्प कर देता है. और पीछे कुछ फ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम रहा थोड़ा टाइम पहले, लेकिन हाँ आई थिंक थोड़ा पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल म्यूज़िक जो है वो, स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं कि मैं मेडिटेशन नहीं करता, ये सब रेगुलरली मंदिर नहीं जाता मैं, लेकिन म्यूज़िक के साथ वो जो मेडिटेशन जो एक कह ले कि अच्छे भजन सुनना या अच्छा कुछ सुफियाना कलाम भी कुछ अच्छा है, लेकिन वो बढ़िया कुछ ये नहीं कि कुछ राह चलते कुछ सुन ली, तो सुबह वो सुनना शुरू किया तो इट हेल्प्स. वो कि दिन की शुरुआत में मतलब कोशिश ये करता हूँ कि प्रेडोमिनेटली कि उससे शुरू करूँ कि अच्छा थॉट एक कभी रहे दिमाग में. बट कभी कभी होता है बहुत डाउन होता हूँ तो कभी एकदम से अचानक लाउड म्यूजिक सुनता हूँ तो वो मूड चेंज हो जाता है फिर वो भी. और सचिन के लिए दुनिया में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है? सबसे बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है. बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं है. सबसे बड़ी फैमिली है. और अभी क्योंकि होने लग गया, क्योंकि रेडियो की और आपकी जो बाकी कमिटमेंट्स हैं उसकी वजह से फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड कर पाता हूँ. तो कभी लगता है कि और करियर में कहीं ग्रोथ जो धीरे धीरे आ रहा है वो उसकी वजह से कहीं वो हो ना जाए. तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि डिलिबरेटली पहले से, इनफैक्ट काफ़ी कंप्लेन रहती थी फैमिली को, उस वजह से काफ़ी कई बार डिफरेंसेस भी थे कि वो जाता है कि लाइक दे न्यू इट कि आई एम डूइंग समथिंग कि जहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर है, क्योंकि आप हर वक्त पब्लिक के सामने यू परफॉर्मर कि आप ब्रॉडकास्टर हैं और आप रोज एक शो कर रहे हैं. सो लेकिन अब कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, मतलब बहुत अभी 100% में चेंज नहीं आया है, लेकिन इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट कि फैमिली के साथ बैठना ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत सीरियस ही और कोई बहुत कि लेट्स हैव अ मीटिंग टाइप ऐसा कुछ हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ भी करना, आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो फैमिली इज डेफिनेट. एंड इनफैक्ट पैसा भी जो चाहिए वो ज़्यादा फैमिली के लिए ही चाहिए. इनफैक्ट वन ऑफ द एम्बिशंस व्हिच आई हैव लाइक इट्स पैसे से जो मैं करना चाहता हूँ इट्स अ बिग थिंग. आई वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, बट वो फैमिली के लिए ही है. वो अपने लिए नहीं है, सिर्फ अपने लिए है. मैं सेल्फिश हूँ इस मामले में, लेकिन आई थिंक सेल्फिशनेस उससे भी है कि अगर if I'm doing something, if I'm gifting something nice to my mom or my dad or my brother or sister-in-law, तो उनसे भी एक वो सेल्फिशनेस वाली बात होती है कि हाँ मैंने उनको दिया कुछ तो उनको खुशी मिली है और उससे मेरा उनके साथ भी टर्म्स अच्छे हो रहे हैं. तो इट्स लाइक एक वो उसमें भी एक सेल्फिशनेस है कहीं पे. बट ठीक है. और जो मेरा अगला सवाल था वो उसका एक हिस्सा आपने पहले ही बता दिया है हमें कि आपका जो गॉड में आप मंदिर स्पिरिचुअलिटी है जिसकी बात आपने अभी की, उसमें आपका बहुत एक हेजी सा फेथ है, लेकिन ये नहीं कि आप सुबह फेथ है. हाँ बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट आई रियली बिलीव इन गॉड. लेकिन जैसे मेरे मॉम डैड बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और वो रेगुलरली वो पूजा नहीं, मतलब हमारे घर में ऐसा नहीं कि प्रॉपर वो पूरे क्रियाक्रम के साथ मतलब हर चीज़ होगी तब पूजा होगी, लेकिन स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड है. इनफैक्ट वो एक पर्टिकुलर गुरु है उनको मानते हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे गुरु को नहीं मानता हूँ. और मंदिर जाता हूँ कभी कभी जब, और कभी कभी जब डिप्रेस्ड या ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आई थिंक कुछ स्पिरिचुअली क्या अपने आप को इन्वॉल्व रखना एज इन किसी के साथ कुछ अच्छा भी करना. सो इवन दैट्स अ पार्ट ऑफ इट. और आई एम नॉट रियली फसी अबाउट कि मेरे को
मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मेरे को टाइम्स कभी कभी चर्च जाना बहुत अच्छा लगता है। दरगाह बहुत जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सूफियाना म्यूज़िक बहुत पसंद है। और पहले तो म्यूज़िक के लिए गया, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे आके अच्छा भी लगता है। तो कुछ वो ऐसे डिफाइंड नहीं है कि मेरे को जाना ही है, लेकिन मेरे को लगता है कि कभी कहीं पे भी बैठ के वो हो सकता है वो, लाइक बट मैं ऐसा नहीं होता कि सुबह उठ के, क्योंकि घर में है पेरेंट्स जो हैं वो होता है कि दिन स्टार्ट करने से पहले दे एक्चुअली सिट फॉर सम टाइम एंड लाइक, चाहे वो 10 मिनट है या कुछ भी है, लेकिन वो भगवान का ध्यान करना है कुछ भी है, लेकिन मैं वो रेगुलरली वो बैठ के वो सिंगल माइंडेडली नहीं करता, लेकिन वैसे ही करता हूँ। लाइक आई रियली बिलीव इन गॉड, बिकॉज गॉड इज गिवन मी अ लॉट। और गॉड से अलग जो कुछ उसकी ऊपर की मैनिफेस्टेशंस हैं जो कई बार आप दुनिया के चलन के साथ चलते हुए अपना लेते हैं। मसलन मैं देख रहा हूँ आपके हाथों में 3 अंगूठियां दिख रही हैं। मुझे इसके बारे में बताइए, ये क्या फंडा है? मैनिफेस्टेशंस के आपने जहाँ तक इरफान भाई, मैनिफेस्टेशंस आप कह रहे हैं कि अलग अलग जो एक रूट्स हैं, दैट्स व्हाट यू वांट। सो इस मामले में थोड़ा मैं ब्लैक शीप इन द फैमिली हूँ, क्योंकि पंजाबी फैमिली, बिजनेस फैमिली, दूर दूर तक सभी लोग बिजनेस में हैं, तो सबका एक वो स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है कि रेगुलरली लोग मंदिर जाते हैं, व्रत रखना है, फैमिली में कल्चर है। इमीडिएटली मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरे ख़ानदान को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो उस मामले में ब्लैक शीप माना जाता हूँ, क्योंकि कभी कहता है कि यार मंदिर में जाके ये पूजा करवाई जाए, किया जाए या कुछ भी, तो वो और लगता है, बिकॉज आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि वो सही चीज़ें नहीं है। मतलब वो ऊपरी दिखावा ज़्यादा है उसमें, वो अंदर की जो फीलिंग, मतलब लोग अगर बिजनेसमैन भी हैं, सुबह चाहे वो मंदिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद 1000 बुरी चीज़ें लोगों के साथ करते हैं। सो मैं वैसा नहीं करना चाहता, मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहता। और अंगूठियाँ या जब जहाँ तक वो चीज़ें, बिकॉज आई लाइक ज्वेलरी इन द सेंस, मैं 3 रिंग्स पहनता हूँ, लेकिन ये सिल्वर की हैं मैं, क्योंकि गोल्ड में कतई नहीं पहन सकता। इनके साथ आपने देखा नहीं कि कॉपर का भी, इनफैक्ट मेरे को तकरीबन 2 साल पहले एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग, काफ़ी लोग मांग चुके हैं मेरे से। इट्स अ ब्रेसलेट। आप मुझे इन चारों चीज़ों के बारे में हमें बताइए, एक एक करके बताइए कि ये क्या इनके साथ बिलीफ जुड़ा हुआ है? कुछ बिलीफ नहीं है, ऑर्नामेंटल है, सिर्फ ऑर्नामेंटल है, सिर्फ ऑर्नामेंटल, और अच्छा लगता है। आई डोंट इवन नो कि क्यों चालू हुआ, लेकिन हाँ सिल्वर है, कुछ इसमें डिज़ाइन पैटर्न जो है वो अलग है, और मालूम ही नहीं। ये इनफैक्ट शुरुआत हुआ था, ये पहली रिंग इनफैक्ट मेरी फ्रेंड है, उससे ज़बरदस्ती मैंने ली थी, और अब उसकी शादी भी हो चुकी है, और कई बार अभी मिलती है कि अब क्या मेरे को रिंग तो वापस कर दो, तो वो आज तक दी नहीं हुआ। वो पहला वो ओकेजन था, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई एम एंजॉइंग इट। इनफैक्ट कई बार मेरे फादर भी मजाक करते हैं, यार इतनी रिंग तो तुम्हारी मदर नहीं पहनती जितना तुम पहनते हो। तो लेकिन आई डोंट नो, लेकिन वो गोल्ड वगैरह नहीं पहन सकता, तो शायद थोड़ा सबड्यूड है इसलिए। और इसमें डिज़ाइन एलिमेंट मेरे को तीनों में अच्छा लगता है। इनफैक्ट पर्टिकुलरली इसमें अगर देखें तो इट्स लाइक अ स्पिरिट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, अगर आप देखें तो बना हुआ है कि एक फेस है, और इट्स लाइक अ स्पिरिट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो कुछ अनयूजुअल सा है इसमें, कुछ नहीं, सिंपल से डॉल्फिन्स हैं। और ये तीनों रिंग अलग अलग जगहों से ली गई हैं? जी हाँ, ये तो मैंने आपको बताया, दोस्त से चोरी किया मैंने, और खुले में चोरी की थी। और ये मैंने जनपद से ली थी, एक पुरानी दुकान है, कभी कभी वहाँ जाता हूँ मैं। ये मैंने ली थी कोलाबा, बॉम्बे से। और ये ब्रेसलेट के बारे में बता रहे थे आप? ये एक फ्रेंड ने ही गिफ्ट किया था मेरे को। ये कॉपर है? ये कॉपर है, और काफ़ी लोग इसके पीछे हैं, लेकिन मैं देने वाला नहीं किसी को। बहुत बढ़िया। अब हम वापस एक और सवाल पर आते हैं कि आपका तकिया कलाम क्या है, जैसे आप चाहे ना चाहे आपके मुंह से वो निकल ही जाता है? ऑन एयर भी, एज पर्सनल बातचीत के दौरान, सोते जागते? ऐसा कुछ पर्टिकुलर तकिया कलाम है नहीं वैसे। नहीं ऐसा मैं एक्चुअली, क्योंकि अगर होता तो इमीडिएट होता, वो टॉप ऑफ माइंड होता, वो नहीं है। ठीक है। और अब इस वाले सेगमेंट का आखिरी सवाल ये है कि जैसे देखिए शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, असद भोपाली, मजरूह सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी, आप देख रहे हैं इसमें एक कॉमन चीज है, वो अपनी जगह शहर का नाम के नाम को अपनी शख्सियत का एक हिस्सा बना लेते हैं। तो अगर सचिन अपना नाम कभी, सचिन देहलवी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आई थिंक एक वो ट्रेंड रहा है इन सब लोगों के साथ, बहुत बड़े बड़े शायर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, लेकिन
नए जो लोग हैं अगर आप उनमें देखें तो जैसे प्रसून जोशी हैं इस वक्त, बहुत अच्छा लिखते हैं गाने, सेंसिबिलिटी है उनके सब गानों में, और उनमें सब में वो एक नहीं है, बिकॉज आई थिंक उससे अपने आप को या तो आजकल ये लगता है कि यह थोड़ा सा एंशियंट है हम लोग, लाइक बहुत ही ट्रेडिशनल है या कन्वेंशनल है। ट्रेडिशनल होना अच्छी बात है, लेकिन हर एक वो एक कन्वेंशन को फॉलो करना, आई थिंक तो आई थिंक वो एक फेज था वो एक, कि उस वक्त हर एक का नाम वैसा रखना ज़रूरी हो गया, कि शायद पता नहीं इनमें से सबसे पहले किसने रखा, लेकिन उसके बाद तो आई थिंक आजकल वो नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर एक स्टैंप लगाना, क्योंकि आई थिंक मालूम नहीं इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, शायद वर्ल्ड में कहीं पे भी काम कर सकता हूँ, अपने साथ वो एक स्टैंप रखना हो सकता है कि थोड़ा लिमिटिंग लगे, थोड़ा सा लोगों को बायस्ड भी लगे कि देहलवी मतलब हाँ मतलब दिल्ली के हैं और हाँ वेल मैनर्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा लाउड भी होगा क्योंकि दिल्ली वाला है, और पंजाबी भी थोड़ा सा उसमें होगा, या बहुत ही सोचने वाले होंगे कि बॉम्बे वाले कहते हैं कि थोड़ा मस्ती करते हैं ज़्यादा, लेकिन दिल्ली वाले थोड़ा सा सीरियस हो, तो आई वोंट रियली लाइक टू कैरी दैट बैगेज विद मी, तो शायद मैं वो कभी मैं करूँगा नहीं। मैंने हालांकि ये सवाल सिर्फ इसीलिए पूछा था कि कल्चरली आप नहीं, बट आई एम रियली प्राउड टू बी अ दिल्लीइट। आप दिल्ली को कल्चरली रिप्रेजेंट करते हैं, आप ये मानते हैं? हाँ, दैट आई डू। बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ पे हमने बीच में एक जगह बात रोकी थी वो ये थी कि आप फिर अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद फिर रेडियो आप आ गए, और इस तरह से रेडियो को लेकर एक पैशन आपके अंदर पहले से था। अगर एक स्केची ढंग से हमको बताइए कि उसकी वजह क्या रही होगी, क्यों रेडियो आपको खींचता होगा? क्योंकि लोग जनरली डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो कन्वेंशनल ऑक्यूपेशंस हैं वही करना प्रेफर करते हैं, उसमें ज़्यादा उन्हें सेफ और सिक्योर एक काम लगता है। लेकिन जब आपने सोचा होगा, क्योंकि तब तक रेडियो कोई ऐसी चमकती हुई चीज़ नहीं थी, तो एफएम भी नहीं आया था उस वक्त, और रेडियो जॉकी होना तो ये टर्म ही शायद कॉइन नहीं हुआ था उस जमाने में, मतलब वो वही ये आकाशवाणी है, अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए वाला स्टाइल एक हुआ करता था रेडियो, मतलब। और उसके बाद जो टेलीविजन आया था, तो टेलीविजन तो बिल्कुल इन थिंग तो टेलीविजन था तब भी, लेकिन आपने रेडियो की तरफ अपना जो रुझान दिखाया, उसकी वजह क्या रही होगी? आई थिंक वो काफ़ी पहले से, शायद बचपन से कभी जो एक बिल्ट इन जो रेडियो में पर्टिकुलरली आने से पहले वो चालू हुआ कि थोड़ा सा लाइमलाइट में रहना, बिकॉज आई सीन माई फादर इज अ वेरी गुड सिंगर, और फैमिली में भी कि ही इज़ अ वेरी पॉपुलर पर्सन, लाइक वो एक्सट्रोवर्ट हैं काफ़ी, और सब लोग उनसे दूर दूर के रिश्तेदार भी काफ़ी मिलते हैं, और शायद और किस तरह मिलते हैं, लेकिन वो हमेशा देखा, और फंक्शंस पे हमेशा लाइक पंजाबी फोक सॉन्ग्स वगैरह हमेशा डिमांड होती थी कि पापा गाएंगे ज़रूर, तो उसे देखा कि सब लोग इतना प्यार करते हैं, वो सब कुछ होता है, शायद वो धीरे धीरे बिल्ट इन होना शुरू हुआ। एंड इवन आई वाज वन ऑफ देम, कि स्कूल में भी व्हेन आई वाज वर्किंग लाइक ह्यूमर और क्रैकिंग अप सम फनी वन लाइनर समथिंग, वो बिल्ट इन धीरे धीरे बनता गया वो। एंड उसके साथ साथ म्यूजिक वाज अगेन इट वाज अ बिग पैशन, एंड जब रियलाइज हुआ कि यार इट्स अ गुड करियर, बिकॉज कभी सोचा नहीं कि मैं इतना गुड लुकिंग हो, या पहले वो एक टिपिकल सी डेफिनेशन होती है, अगर आप बहुत गुड लुकिंग है तो अब आप शायद मॉडलिंग में, फिर उसके बाद टीवी में उस वक्त जा सकते हैं, वो शायद वो थॉट कभी स्ट्राइक भी नहीं किया। रेडियो ऑलवेज साउंड वेरी फैसिनेटिंग, की अच्छी आवाज़ है, और पैकेजिंग मतलब जो है पूरा म्यूज़िक के साथ वो वॉइस का जो पैकेजिंग है वो अच्छा साउंड किया, और वन ऑफ द रीजंस है कि आप कुछ कर रहे हैं जिसमें कुछ जो डिफरेंट है, बिकॉज अब मैंने कभी कन्वेंशनल काम जो है मतलब ये जो प्रोफेशंस हैं उसमें कभी गया नहीं, मतलब इवेंट मैनेजमेंट भी जब किया तब भी घर में से डांट पड़ी कि ऐसा काम कर रहे हो जो कि, और तुम रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे हो, और उसके बाद सीए भी अपना बीच में छोड़ दिया जबकि फैमिली प्रेशर बहुत था उसके लिए, और उसके बाद आर्मी भी ज्वाइन करना चाहता, सो आर्मी ज्वाइन मतलब उसमें मेडिकल में निकाला गया, उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट पूना भी गया, वहाँ भी शॉर्ट टर्म कुछ किया, लेकिन ये हमेशा रहा कि कुछ ऐसा अलग करना है जिसमें कुछ एक सेंसिबल वैल्यू हो, कि कुछ आप अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें और उससे वापस ले सकें, मतलब जो एक आपका अपना कुछ हो, आपने जो मतलब इट्स समथिंग दैट यू क्रिएटेड, एक आपका स्टाइल, एक आपकी आइडेंटिटी, एंड यू आर अ पब्लिक फिगर एज वेल, और शायद दैट वाज ऑलवेज देयर। तो म्यूजिक और इन सब चीज़ों का जो एकदम पैकेजिंग शायद समझ कभी आया, जो शायद कभी लगा रेडियो, तो जब ऑल इंडिया रेडियो जब ज्वाइन करने का मतलब इट वाज लाइक, बिकॉज उस टाइम रेडियो प्रेजेंटर का जो इमेज था वो धीरे धीरे वो प्राइवेट रेडियो जब एकदम से चालू हुआ था तो वो चालू हो गया था कि वो एक पॉपुलर फिगर की बात कर रहे हैं। हाँ,
तो टाइम्स एफएम जब आया उसके बाद हाँ कि रेडियो जॉकीज जो है वो टर्म धीरे धीरे लोगों के माइंड में बैठना शुरू हो गया था, और उसके बाद दे आर गेटिंग गुड पीपल स्टार्टेड टॉकिंग, अरे कि उसका शो सुना और उसका ये सुना, तो ये सब कुछ हुआ चालू हुआ, एंड इट इन्फ्लुएंस एंड इट साउंडेड लाइक कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, और इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं है, और वो दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स, बिकॉज बुकिश चीज़ों से बहुत डर लगता है, अभी भी लगता है, तो शायद उसी वजह से चालू हुआ। और उसके बाद फिर लेकिन वो ग्रोथ जो धीरे धीरे आई वो शायद वो ऑल इंडिया रेडियो में रहकर और कुछ लोगों के साथ रहकर, कुछ अच्छे सीनियर जो फ्रेंड्स थे उनके साथ रहकर सीख कर, वो आई थिंक दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो ऑल इंडिया रेडियो में जो काम करने का जो जो कि मेरा ख्याल है कितना टाइम, 2-3 साल नहीं ज़्यादा, इनफैक्ट 99 से 4 साल 4 साल। तो वो क्या 5 साल, हाँ 5 साल के आसपास। क्या क्या एक्सपीरियंस है वो जिसमें आप कह रहे हैं कुछ दोस्तों से, कुछ सीनियर से आपको, और कौन से शोज करते थे आप तब वहाँ पर शुरुआत जैसे विकेट आवर, क्योंकि मैं इंग्लिश वेस्टर्न म्यूजिक सेक्शन में एज अ प्रेजेंटर जब शुरुआत की, वो तो विकेट आवर जो रात का 1 से 2 का स्लॉट है, उसके बाद सुबह वर्जिन म्यूजिक जो कि इसमें स्पिरिचुअल डिवोशनल म्यूजिक और गॉस्पेल ये सब म्यूजिक रहता था, तो उसे हर कोई उससे शुरुआत कर रहा था, क्योंकि लाइक कि आप प्राइम टाइम में आप एकदम से नहीं आ सकते। तो वहाँ पे सीखा इसलिए क्योंकि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की क्या कुछ अच्छी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि जो इतने सालों से एक इंस्टीट्यूशन है जिसने उसको सिखाया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या क्या क्या यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर रिजिड होना है उसका मतलब उसकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ साथ वैल्यूज स्ट्रांग होने का मतलब कि क्या एक्सपेरिमेंटल है या फ्लेक्सिबल है उस मामले में, तो वो भी धीरे रियलाइज़ हुआ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कुछ एक ड्यूटी ऑफिसर जो हमेशा बताता है कि बिकॉज उन्होंने ज़्यादा ब्रॉडकास्टर को, ज़्यादा प्रेजेंटर्स को नोटिस किया है कि दिस इज समथिंग नाइस और ये इनकॉर्पोरेट करो, या ये प्रोनाउंसिएशन में तुम्हारा गलत था, क्योंकि काफ़ी बार होता था कि हिंदी इंग्लिश भी आपको लगता था कि वो ठीक है, लेकिन वो कई बार ठीक नहीं होती थी, क्योंकि बोलचाल में और आप एक एज ए ब्रॉडकास्टर इज अ डिफरेंट थिंग, एंड वहाँ पे सभी तरह के लोग हैं, और आपका इंटरेक्शंस भी ऐसे लोगों के साथ की जो कि आपसे पहले से वो चीज़ कर रहे हैं, उनको मालूम है कि बेटर पैकेजिंग या कैसे उसको आप उसको बढ़िया साउंड कर सकते हैं। ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन कुछ एक लोग, बिकॉज तकरीबन ज़्यादातर लोग अपना शो करते हुए निकल जाते थे वहाँ पे, क्योंकि 1 घंटे का शो है आपका, इट वाज नॉट रियली फुल टाइम लोगों के लिए नहीं था वो, देयर वर अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ फॉर देम एंड फॉर मी एज वेल, लाइक तो बीच में लेकिन कुछ अच्छे दोस्त बन गए जो कि हम जिनके साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक के बारे में भी, म्यूज़िक के अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं कि नाम ही लेना हो तो नाम लेना हो, इनफैक्ट मनोज जो है, इनफैक्ट वहाँ पे उनसे काफ़ी हेल्प मिली, और यहाँ पे रेड एफएम पे भी इनफैक्ट वन ऑफ माई सीनियर लाइक मिस्टर बैनर शीशेंदु जो है यहाँ पे, इनफैक्ट उनके साथ भी सुभद्रा वाज आल्सो अ वेरी सीनियर, रॉक म्यूज़िक की शोज़ काफ़ी करती थी, एंड वेरी वेरी गुड कमांड ऑफ म्यूज़िक इज वेल, नॉलेज ऑफ म्यूज़िक, एंड बिल्कुल बेसिक शो से, और किस तरह से सिर्फ म्यूज़िक नॉलेज पे और अपने म्यूज़िक के बल पर शो चलाना, कोई तामझाम नहीं, कोई शोशेबाजी नहीं, कुछ नहीं, बट उसके बाद भी हाउ यू कैन हैव अ गुड शो, यू नो, दैट आई लर्न फ्रॉम हर, एंड मिसेस मुखर्जी एज वेल, लाइक लिंडा मुखर्जी, शी वाज देयर एट दैट टाइम, एंड टोकना कि चीज़ें कुछ ठीक हैं गलत हैं। फिर उसके बाद कई फ्रेंड्स जैसे जो वहाँ बने, लेकिन उसके बाद उनसे टच नहीं रहा, कईयों के नाम भी याद नहीं है इस वक्त। तो ये जो 4-5 साल का टाइम वहाँ गुजरा, उसे आप किस तरह कहाँ रखते हैं अपने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देन इट मेड मी रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट रेडियो इज़ फॉर मी, एंड एक्चुअली कि रेडियो में मैं कुछ कर सकता हूँ, और उस वक्त काम कर रहा था, एडवर्टाइजिंग में था, लेकिन साथ में इट वाज लाइक एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, कुछ डिफरेंट करते हैं वो लोग, और उसको एक्सप्रेस करने का जो एक मीडियम है, जो ज़रिया है, वो उनके पास वही है जो आप करना चाहते हैं, म्यूज़िक है या शब्द है या न्यूज़ है या कुछ भी, कुछ फिक्स सेट ऑफ वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नया भी करना चाहते हैं, तो लाइक अ कॉन्स्टेंट थिंग, इट वाज रनिंग ऑल द टाइम, एंड ऑब्जर्विंग पीपल, लिसनिंग टू अदर पीपल शो, अपना शो खुद सुनना रोज एंड एवरीथिंग, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट, लाइक आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, कई लोगों ने वहाँ से मेरे टाइम पे ही शुरू किया, लेकिन आई डोंट सी देम एनीवेयर नाउ, कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम देयर।
और फिर वहाँ जब आपने क्विट किया तो फिर यहाँ आने का क्या प्रोसेस है, और ये कब से आपने 93.5 रेड एफएम ज्वाइन किया होगा? रेड एफएम मैंने ज्वाइन किया 2 साल पहले, या पूरा 2 साल पहले। एडवर्टाइजिंग कर रहा था और साथ में ऑल इंडिया रेडियो पार्ट टाइम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे भी तब भी धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप करना चाहते हैं कि वो नहीं कर सकते, बिकॉज लैक ऑफ रिसोर्सेज इज़ वन, एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव फ्रॉम सम पीपल। लाइक इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एट टाइम्स यू हैव कि आपको थोड़ा सा कई बार फेस करना पड़ता है, डोंट डू दैट प्रॉब्ली। या तो अगर आप काफ़ी यंग लैंग इसमें अगर आप देखें कि यूथ ओरिएंटेड चीज़ अगर आप कुछ कर रहे हैं, जो कि यूथ ओरिएंटेड नहीं, आप से आम बोलचाल की जो चीज़ है, अगर आप उसको करना चाह रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे उठाना चाह रहे हैं, उसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस थी, वो मेरे को लगा कि हमेशा से लगता था। एंड ऑफ कोर्स एज अ करियर देन धीरे धीरे दिमाग में शिफ्ट होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग भी है, लेकिन रेडियो कैन बी अ वेरी गुड करियर ऑप्शन एज वेल। और जब प्राइवेट रेडियोज़ का सीन जब चालू हुआ तो दिस वाज वन ऑफ द ऑडिशंस आई गेव, यहाँ पे क्लियर हुआ उसके बाद, एंड आई रियलाइज कि इट विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म। प्राइवेट रेडियो बिल्कुल नया है दिल्ली में, और अगर आपको बस तकरीबन 1-2 महीने में पता लग जाएगा कि हाउ गुड और बैड यू आर, और किस तरीके से इज इट एक्चुअली मेंट फॉर यू। सोचते हो मतलब हाँ, एवरीबडी थिंक्स कि एक कुछ करना है इस फील्ड में, लेकिन इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन बी वन ऑफ द पायनियर्स लाइक इफ यू जॉइन दिस टाइम। एंड रिसोर्सेज वर देयर, एंड एक पूरा इंडिया टुडे ग्रुप का बैकिंग वाज देयर, एंड नाम था, सब कुछ था, तो इट वाज लाइक रीअश्योरिंग। एंड देन आई थॉट कि मैं उस वक्त भी एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, तकरीबन जो ऑल इंडिया रेडियो और एडवर्टाइजिंग साथ साथ ही चालू है, वहाँ पे भी तकरीबन 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, और अच्छा काम हो रहा था, और कुछ बहुत अच्छी जगह काम छपा, और बहुत लोगों ने इंडस्ट्री में भी अप्रिशिएट किया, कुछ अच्छे कैंपेन्स वगैरह भी किए। सो रियलाइज कि प्रॉब्ली प्राइवेट रेडियो वाज अ मिक्स ऑफ बोथ, कि आप रेडियो करना चाहते हैं, यू हैव सर्टन थिंग फॉर म्यूजिक, लेकिन साथ में एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको रोज का, क्योंकि आप शो कर रहे हैं, आपको आइडिया सोचने पड़ेंगे, एग्जीक्यूशंस, प्रोडक्शंस जो हैं, कि आप किस तरह से उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। तो आपका माइंड 24 घंटे उसके लिए घूम रहा है, जो चीज़ एडवर्टाइजिंग में हो रही थी। सो प्राइवेट रेडियो एक्चुअली केम एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड ऑफ कोर्स फेम वाज वन ऑफ द थिंग कि हाँ, प्राइवेट रेडियो आपको बेटर माइलेज है आपके पास, आप रोज का एक शो कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें अगर आप बढ़िया करते हैं, अगर आप टिक गए इसमें, सो इट विल बी समथिंग। एंड ऑफ कोर्स इट इज लाइक 2 साल हो चुके हैं उस शो को मैं कर रहा हूँ, और अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कौन सा साल और महीना है जब आपने 93.5 रेड एफएम ज्वाइन किया होगा? मैंने ज्वाइन किया ऑफिशियली जो डे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च था 2003 में, और मैंने अपना, बिकॉज मेरे को यहाँ पे फुल टाइम ज्वाइन करना था, फिर मैंने एडवर्टाइजिंग, इनफैक्ट आई वाज जस्ट अबाउट टू गेट प्रमोटेड, एंड उस वक्त एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनदर लीडिंग एजेंसी मैकन एरिक्सन, वहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी टू वर्क ऑन अ वेरी वेरी बिग ब्रांड नेस्ले, बट मैंने डिसाइडेड कि वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे उस वक्त, क्योंकि उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ज़्यादा था, यहाँ पे प्राइवेट रेडियो में एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा कि लेट्स करियर मूव करके देखते हैं, कुछ नहीं तो नहीं मज़ा आएगा, नहीं कुछ क्लिक करूँगा तो वापस एडवर्टाइजिंग में चला जाऊँगा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी। हाय जानी, अब उसने वापस अभी किया नहीं है मैसेज। कितना आपका 650 का शो है, ये 750 का है? ओके, ब्लैक सत्यम पे देखने क्या? नहीं ठीक है, मैं एक बार मैं दोबारा उनसे बात कर लेता हूँ, आई विल गिव हिम अ कॉल अगेन। ओके, इफ यू जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है चीज़ में। तो आप कहते हैं कि आपने फिर 93.5 रेड एफएम ज्वाइन कर लिया, और अब आप अगर एक सरसरी तौर पर, क्योंकि देखिए जब तक आप विकेट आवर या उस तरह के प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की टाइट गाइडलाइंस के भीतर कर रहे थे, तब आप ये सोचते थे कि थोड़ी सी छूट होती, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता, थोड़ा सा खतरा मोल लेने का अगर कोई छूट होती। तो अब आप देखेंगे, आप करीब 2 साल से 2 साल हो गए, मतलब कि 3 प्राइवेट चैनल अभी एयर पे हैं, और ऑल इंडिया रेडियो के एक के अलावा एक और चैनल हो गया। इस तरह हम समझते हैं कि 5
यही आंकड़ा है, इसके अलावा तो और कोई नहीं, अभी नहीं है, फिलहाल पांच ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक चैनल हैं जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, और उसमें साथ साथ वैरायटी ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्रामिंग। जी। अगर आप एक सरसरी तौर पर सचिन एक प्रोग्रामर के बतौर, सिर्फ प्रेजेंटर नहीं बल्कि एक ऐसे इमेजिनेटिव आदमी के बतौर के जो ये सोचता था कि यार मैं विकेटार कर रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे कोई करने नहीं देता, मुझे थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, और तब ये देखते हैं कि आपको वॉल्यूम्स में फिर छूट एक आप समझिए कि 60 आवर्स पर डे, मोर देन कितने 72 आवर्स पर डे छूट वाले प्रोग्राम पर वीक, पर डे। हाँ। अच्छा उनके हिसाब से। हाँ। I'm busy, I'll give you a call. I'm still in that meeting, Baba. Okay. You carry on with your plan, okay? Okay. Okay, bye. So, तो अब आप एक जब ये देखते हैं कि अब उस जकड़बंदी से, उस चंगुल से अब आप बाहर आ चुके हैं, न सिर्फ 93.5 रेड FM बल्कि रेडियो सिटी और रेडियो मिर्ची में अभी आपको 72 घंटे रोज का आपको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है सुनने के लिए। जब आप अंदर हैं एक बात है कि आप उसके बारे में राय बना रहे हैं, आप एक लिसनर के बतौर भी अब आप इस पूरे 5 चैनल पर एक नज़र डालते हुए जब आप ये सोचते हैं कि जो हो रहा है, जो मतलब पीछे एक 3 साल से चल रहा है, वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है, वो क्या है, मतलब वो पूरी दिल्ली और आसपास की ज़िंदगी पर क्या असर डाल रहा है, और उसका जो ग्राफ है वो किधर जा रहा है? असर जो है, जैसे आपने कहा इरफान भाई कि काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, बिकॉज अब एज अ लिसनर का जो एक्सपेक्टेशन है और लिसनर का जो पहले एक इम्यूनिटी लेवल जो इसको कहें कि पहले अगर हम बेकार पैकेजिंग में भी कोई चीज़ अगर चला रहे थे तो वो उसको एक्सेप्टेबल था, बिकॉज उस वक्त ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशन है लिसनर का वो बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ बेटर पैकेजिंग, एंटरटेनमेंट वैल्यू, इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं, लेकिन तीनों प्राइवेट जो नए स्टेशन हैं दे मोर फॉर एंटरटेनमेंट स्टेशंस, क्योंकि हम न्यूज़ नहीं हम कर सकते और हमारे पास परमिशंस नहीं है। तो जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है एंटरटेनमेंट, चलिए उसी पे पूरा फोकस किया जाए। कई लोग हमें बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें है कि वो सिर्फ प्योरली एंटरटेनमेंट एज इन कि कई बार लगता है कि लैक ऑफ सीरियसनेस या कभी कुछ चीज़, नॉट विद माई स्टेशन आई वोंट से, बट यहाँ ओवरऑल जो अगर सिनारियो लगता है कि लोगों को प्राइवेट में कभी कभी, बट दैट्स अ प्रोपोजिशन, दैट्स लाइक अ बिजनेस प्रोपोजिशन एज वेल, और एक वो मार्केटिंग स्टैंड भी जो है या एक वो हमने लिया है कि हाँ हम एंटरटेनमेंट स्टेशन है तो हम ओके पूरा हार्डकोर एंटरटेनमेंट ही देंगे आपको। तो उसके बीच में अब आप दिल्ली की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर रहे हैं या फिल्म्स भी डिस्कस कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द सिटी, और इंटरव्यूज़ भी अगर आप लोगों के ले रहे हैं। सो अब वो उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है कि एक तो सबसे बड़े कि पहले अगर आप एक फिल्म स्टार को उसको रेडियो पे सुनना या बहुत कम होता था, लेकिन अब एक कोई भी फिल्म वाला या स्पोर्ट्स स्टार है कोई भी, सो इट्स वेरी रेगुलर नाउ। तो अब उस बात उससे ऊपर बढ़ के कि एक फिल्म स्टार से सबसे पहले मुलाकात वाज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अब वो मिल रहे हैं, और पहले होता था कि अगर मिल में उसके बाद भी वो क्लीशेड बोरिंग क्वेश्चंस कि आप पिछली फिल्म में आपने ऐसा क्यों किया और अगली आप फिल्म में क्या करेंगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। उससे अलावा अब वो कि मोर ऑफ अ चैट, मोर ऑफ अ यू नो कि बैठ के जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं उस लेवल पे, ताकि वो रियल चीज़ें जो हैं वो कि हाउ दे एक्चुअली वो बाहर आए। तो वो धीरे धीरे जो है वो जो लिसनर का भी एक्सपेक्टेशन है उसको क्योंकि ज़्यादा मिल रहा है और सब तरह से मिल रहा है, तो लिसनर के पास ऑप्शन एक तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ चुका है वो, एंड अच्छा मिल रहा है। इट्स लाइक पहले यहाँ पे परचून की दुकान से अब एक शॉपिंग मॉल, वो एक डिफरेंस आ चुका है वो। और जो आप शो करते हैं पर्टिकुलरली वही जब जो आपने शुरू किया था वही अभी तक करते आ रहे हैं? जी हाँ, वही कर रहा हूँ। क्या नाम है शो? हैप्पी आवर्स। हैप्पी आवर्स, वो उसकी क्या टाइमिंग्स हैं? 6 से 9, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे 6 से 9, और सैटरडे को एक शो है, 2 शो है इनफैक्ट मेरे। एक जो रहता है वो हेलो माइक टेस्टिंग, वो 11 से 1 बजे तक है, और उसमें हम हर हफ्ते एक सेलिब्रिटी हैं, स्पोर्ट्स में से हैं या सिनेमा में से हैं, उनको हम फीचर करते हैं, बिग नेम्स, और उनकी लाइफ स्टोरी कि चाइल्डहुड से लेके अभी तक जो भी उनका जो कर रहे हैं
और आगे ये करने वाले, और साथ में उनके फेवरेट 20 गाने। सो वो ये शो का उसका फॉर्मेट है। तो उसमें इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर शो। इनफैक्ट तो लोगों को काफ़ी उसमें लगता है कि जैसे अब पिछले हफ्ते हमने शम्मी कपूर साहब से बात की, और लोगों ने बहुत दिनों बाद शम्मी कपूर साहब को उनसे पूछा और काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बात हुई। इनफैक्ट पृथ्वी थिएटर से उनके चालू करने के बाद, और गीता बाली जी से उनकी शादी, और उसके बाद उनकी डेथ, और नासिर हुसैन अच्छी दोस्ती थी, और उस दोस्ती के बीच में उन्होंने एक बार थोड़ा सा ऐसा कुछ बोल दिया या ऐसा कुछ किया जिससे बहुत दिल टूट गया, और फिल्म उनकी बजाय देवानंद साहब को दे दी। मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें, कहाँ वो और राज साहब कहाँ जाते थे, और राज साहब की वो कबर्ड से शर्ट्स चोरी करते थे, और पृथ्वीराज साहब से उन्होंने कुछ ऐसी बहुत बोल्ड बातें कभी कही। सो ऑल दोज थिंग्स ही टुक आउट कि रिग्रेट्स एज अ फिल्म मेकर। मनोरंजन इतना अच्छे नहीं, उनको लगता था कि टाइम से बहुत पीछे थी फिल्म वो, मतलब पहले आ गई काफ़ी फिल्म लोगों को। ये हेलो माइक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं आप, उसमें ये है। और उसमें उनके वो 2 घंटे का 2 घंटे का। और उसके बाद जो है एक शो जो मैं सैटरडे को करता हूँ, वो भी 1 2 3 शो का नाम है। वो भी इसलिए क्योंकि 1 बजे से चालू होता है, और 1 2 3 और 3 घंटे का वो प्रोग्राम है। तो वी थिंकिंग ऑफ अ न्यू नेम फॉर द शो। तो इससे पहले क्योंकि जो एक शो का नाम ने सोचा था वो थोड़ा सा इंग्लिश था, सैटरडे जैम था, तो वी थॉट कि ज़्यादातर लोगों को शायद प्रॉब्लम हो, सो ऐसा कुछ आसान और एक लाइट नाम सोचा जाए। सो 1 2 3 वाज लाइक वेरी सिंपल ऑप्शन। तो उस शो में इट्स मोर ऑफ कि जैसे दिल्ली के कुछ है, जैसे इंडियन ओशन है या मिडिवल पंडित्स करके, जो थोड़े कमर्शियल बिग सक्सेस नहीं है लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं जो लोग बहुत बहुत ज़्यादा। सो उनके साथ कभी और फिर बाकी कई उसमें, बट इट्स अ वेरी लाइट शो अदरवाइज, कि उसके अलावा कुछ उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है। अगर हैप्पी आवर्स की बात ही करें तो देखिए, जब किसी भी बिजनेस में आप होते हैं तो उसके लिए आप एक तैयारी करते हैं। इवन आप डॉक्टर हैं तो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को आप रिफ्रेश करते रहते हैं, कुछ नई चीजें पढ़ते रहते हैं, इंटरनेट से करते रहते हैं, आप अपनी तैयारी करते हैं। आप जिस भी बिजनेस में होते हैं आप तैयारी करते हैं। आप कल का शो जैसा था उससे आज का थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाओ, हमेशा ये एक चैलेंज आपके सामने होता है। तो सचिन जब ये शो करते हैं जिस दिन, उस दिन वो किस तरह से क्या तैयारी करते हैं, उसकी मैं बहुत निटिग्रिटी में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि सचिन प्रोसेस क्या है। एक अपने साथ खुद एक कल्चरल हिस्ट्री कैरी कर रहे हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, जिस मोहल्ले में रहे, जिन दोस्तों के साथ वो खेलते और बोलते हैं, वो सारी हिस्ट्री वो कैरी कर रहे हैं। और इस तरह अब वो लाखों लोगों को एड्रेस करने के लिए एक माइक्रोफोन के सामने बैठे हैं। तो मतलब जब आप एक इंडिविजुअल 1-to-1 कहीं बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी छूटें लेते हैं, लेकिन जब आप एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे होते हैं, एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर के बतौर बिहेव कर रहे होते हैं, तब शायद आपके सामने एक दूसरा सवाल होता है। तो ये शो पर जाने से पहले की जो एक रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है वो कैसी है सचिन के साथ? सबसे पहले जो आप आई थिंक इट्स अ मस्ट, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तैयारी आपको चाहिए। तो आप रोज़ लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उनके सामने कुछ बात कर रहे हैं, कुछ टॉपिक उनके साथ बात कर रहे हैं, तो आप खाली हाथ नहीं जा सकते। इट्स लाइक जैसे शगन वाली बात है कि आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और वो तैयारी आई थिंक एज ए ब्रॉडकास्टर, नॉट जस्ट एज ए ब्रॉडकास्ट, ये अगर आप मीडिया में फील्ड में हैं, अगर आप लोगों से, आपका काम लोगों के सामने आता है, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, सबसे बड़ी तैयारी इज ऑब्जर्वेशन, कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है। जितनी भी चीज़ें आपकी चारों तरफ हो रही हैं, दैट हैज़ टू बी देयर, कि लोग कैसे बात करते हैं। प्रॉब्ली एक वो कोई, चाहे वो पान वाला भी है, पार्किंग वाला भी है, वो किस तरह से बात करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे बात करता है, एंड उसके साथ साथ हाउ यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज इट। सो ऑब्जर्वेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ सपोज वी डिसाइड अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक कि ये चीज़ दिल्ली शहर में हो रही है और उसके बारे में कुछ बात करनी चाहिए, लेकिन कीपिंग द मूड ऑफ द शो इन माइंड एंड चैनल पॉलिसी इज वेल, कि वी आर नॉट अ न्यूज़ स्टेशन, वी आर नॉट न्यूज़ चैनल, तो हम एंटरटेनमेंट चैनल हैं, तो एंटरटेनमेंट की ही बात होगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल धौला कुआं का जब नया फ्लाईओवर बना तो उसके बारे में बात की, क्योंकि वो दिल्ली शहर के लिए वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं, लोगों से भी उनके फीडबैक लिए कि क्या प्रॉब्लम लग रही है उसमें, और उसके साथ फिर तैयारी ये करना कि
एक वो ऑब्जर्वेशन है, और आप उस ऑब्जर्वेशन, आपने उस चीज़ को नोटिस किया, लेकिन उसके बाद उसको रिएक्ट करना उसके ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट करना, जो किसी आप कॉलर से बात कर रहे हैं तब भी वो भी होता है, लेकिन जैसे अब लोगों ने ये चीज़ कही कि सपोज ये धौला कुआं फ्लाईओवर के साथ ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उसके बाद एक जो बंदा रोड साइंटिस्ट है या जो आर्किटेक्ट है, उनके साथ भी लाइन अप करके रखना कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है। दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और उसको थोड़ा सा लाइटर वे में भी लेना कि ना, फॉर एग्जांपल कि अगर आप रोज़ वो रूट क्रॉस करते हैं, गुड़गांव और दिल्ली के बीच में जाते हैं, देन आपके पास अब बॉस को बहाना मारने के लिए कम होगा, क्योंकि ना यू हैव अ डिफरेंट वे, मतलब सरसरी तौर पर अगर बोला जाए तो उसको लाइट रखना। और ऐसा नहीं, क्योंकि शाम का वक्त है, लोग अपने काम से घर वापस जा रहे हैं, तो उनको एंटरटेनमेंट देना, लेकिन साथ में एंटरटेनमेंट में ये नहीं कि कुछ भी आप फूडबाजी, कुछ भी बकवासबाजी चल रही है कि एक गंदा सा भद्दा सा कुछ जोक मार दिया और उस पर आप खुद ही हंस पड़े, या साउंड इफेक्ट चला दिया हंसने का, और उसके बाद खत्म। लोगों को रियलाइज हो कि दिस पर्सन केयर्स फॉर मी, एंड केयरिंग इज ऑल्सो नॉट जस्ट कि वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो रियलाइज करता है कि मेरी सिचुएशन है और मेरे को एंटरटेनमेंट भी देना चाह रहा है, एंटरटेनमेंट के साथ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, लेकिन वो एंटरटेनमेंट पूरी पकी हुई है। कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मोटापे के ऊपर, तो मोटापे के ऊपर प्रॉब्ली आई डू अ प्रोफाइल ऑन जो मोटे कुछ आर्टिस्ट रहे हैं हिंदी सिनेमा के, उनके ऊपर भी, या कुछ स्पोर्ट्स पीपल रहे हैं उनके ऊपर भी, एक बीच में एक छोटा सा एक प्रोफाइल 1 मिनट का या 30 सेकंड का, वो भी उनके ऊपर भी रहेगा। और अगर मूवीज़ के ऊपर फॉर एग्जांपल कहीं मैं शो कर रहा हूँ कि आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी रही, तो उसको मैं बाइसेक्ट अपने शो में करता हूँ कि 4 जो मेन कैटेगरीज अगर हिंदी सिनेमा की, तो उसमें क्लासिक्स हैं या कॉमेडी है या एक्शन है, तो उसके ऊपर शोले के ऊपर भी प्रोफाइल किया और मुग़ल आज़म के ऊपर प्रोफाइल किया, और साथ में डायलॉग्स भी उनके हैं और म्यूज़िक के बारे में और कुछ ट्रिविया है जो लोगों को मालूम नहीं है, तो बिल्कुल इन डेप्थ जाके, तो वो तैयारी और वो सब चीज़ें एक रखना, उसको पूरा तैयार जब आप स्टूडियो में जा रहे हैं उससे पहले, कि आपको मालूम हो कि इस वक्त आपने ये चीज़ करनी है, ताकि वो एक सीक्वेंस बना रहे। लाइक फॉर एग्जांपल कल के शो में हमने किया कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ लिसनर कि मेरे को ही इज इंटीरियर डेकोरेटर, कि लालच में आके मैंने एक कैमरा खरीद लिया, वीडियो कैमरा, वो वीडियो कैमरा नहीं था, वो टेप रिकॉर्डर था, और वो इंडिया गेट के आसपास एक जगह थी। मैं अपना नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहूँगा, लेकिन मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ हुआ है एंड वो ये ना करें। सो जब मैं उस स्टोरी में उनसे मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई, मैंने उस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया, लेकिन उस बातचीत की 7 मिनट की बातचीत में मैं 7 मिनट नहीं प्ले कर सकता, बिकॉज इट्स टू ह्यूज अ गैप। वो अटेंशन स्पैन लोगों का, और वो बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। उसको कैसे आप लोगों को बताएं कि पहले मैंने सिर्फ जब 2 बार उसकी जब बात की, मैंने सिर्फ ये उसकी पूरी वी थॉट अबाउट इट कि ओके इसको ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके बारे में कैसे बात की जाए, कि लोगों का इंटरेस्ट वैल्यू कैसे उसको जनरेट और किया जाए। सिर्फ हमने 10-10 सेकंड के 2-3 उसके में कि मैं इंटीरियर डेकोरेटर हूँ, मैं यहाँ पर था और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो बहुत नुकसान हुआ, या उसके बाद इंटीरियर डेकोरेटर लोग मेरे पास पहुँचे और इंडिया गेट के पास, आपके पास भी शायद कभी लोग पहुँचे हुए क्रॉसिंग पर, जनाब ये ख़रीद लीजिए, लेकिन मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, लेकिन वो एक्चुअली क्लियर क्या हुआ वो अब जानिए कुछ मिनट बाद। सो लोग म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि वो चीज़ एक हुक जो है उनको दिया जाए वो, एंड इट्स लाइक वो प्रिपरेशन पूरा आपको करके रखना पड़ेगा, पूरी तैयारी, अदरवाइज यू कांट अफोर्ड टू साउंड लाइक अनप्रोफेशनल और इमेच्योर एज वेल। और स्क्रिप्ट एग्जैक्ट, आई डोंट रियली राइट अ स्क्रिप्ट और समथिंग कि वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन हाँ किस बारे में बात करनी है, और अगर लाइन अप करना है किसी एक्सपर्ट को या सेलिब्रिटी को या कुछ लोगों को, तो वो सब करना ज़रूरी है। और डिस्कसिंग कि वो एक जो मैं सवाल पूछना चाहे वो हल्का फुल्का से कुछ सवाल है, लेकिन इसकी बजाय ये पूछें, इसकी बजाय ये पूछें, वो अच्छा खासा एक डिस्कशन रोज शो से पहले रहता है सीनियर्स के साथ या कुछ कॉलीग्स के साथ, ओके दिस इज़ व्हाट वी शुड डू। हाँ, मतलब ये कि अगर आप 3 साल पहले की बात देखें, जबकि उस लिसनर के पास सिर्फ एक कोई चॉइस नहीं है, वो एक ही चैनल सुन रहा है और उसको नहीं लगता कि जाए तो जाए कहाँ। आपने कहा कि मतलब वो अब वो आज़ाद है कि वो कहीं और भी जा सकता है, लेकिन अब सवाल ये है कि लिसनर की भी एक तरह की कंडीशनिंग आप कर रहे हैं। आपसे मतलब ये है कि जो ये नई प्रोग्रामिंग है वो कर रही है, वो नई प्रोग्रामिंग भी क्या सोची समझी डिज़ाइंड है, या वो इसी तरह के कुछ विम्स और टेंट्रम्स में चल रही है कि हम एंटरटेनमेंट वैल्यू और एंटरटेनमेंट वैल्यू के नाम पर हम कुछ भी नॉन स्टॉप नॉनसेंस, यहाँ तक कि
किसी के लिए अफेंडेड फील करने के लेवल तक, अगर फर्ज कीजिए आप किसी को कहते हैं कि सीट बेल्ट बांध ले, नहीं तो क्या तेरा चाचा आके सीट बेल्ट बांधेगा एक मिनट के लिए, मतलब मैं सिर्फ मैं समझ रहा हूँ, जो कि मतलब मैं पीछे के इंटरव्यूज में लोग जैसे जिक्र करते हैं कि भाई देखिए ठीक है आप नॉन स्टॉप बोलिए, तेज बोलिए, आप जो जिस ईडीएम में वो बात करता है उसमें करिए, लेकिन अगर इससे कोई आदमी अफेंडेड फील कर रहा है तो शायद ये नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उनका सवाल था। इवन ये भी कल की एक बातचीत में आया कि चिपक कर बैठे रहिए, गर्मी लेते रहिए, एक इस तरह की एक पंच लाइन चलती है। उसके बाद वो किस चैनल की बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक ऑब्जेक्शन जैसी की शक्ल में कल की बातचीत में एक आया। तो ये दोनों ही बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आपकी जर्नी ये है ना कि आप एक बहुत बंधे हुए एटमॉस्फेयर में भी काम कर चुके हैं, और आज आप खुद डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए और उसका जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है उसको भी, और इस तरह लाखों लोगों के टेस्ट की कंडीशनिंग कर रहे हैं। मतलब वो जब हो जाएगी तो उसको अनकिया करने के लिए भी बहुत शायद टाइम चाहिए होगा, मतलब अगर ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं कि सबसे पहले तो एक चीज जो क्लैरिफाई मैं कर दूं कि अभी भी वो नहीं है कि 100% लिबर्टी ऑफ व्हाट आई वांट टू डू। अगर वो किस्सा होता तो शायद मैं जिस तरह का म्यूजिक प्ले करना चाहता हूँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा रीमिक्सेस कभी नहीं प्ले करता, या कभी कुछ कई चीज़ें मैं अवॉइड करना चाहता, लेकिन इट्स अ चैनल का डिसीजन। एंड अगर आप एक पॉपुलर हिंदी हिट म्यूजिक रेडियो स्टेशन है तो हम सबसे पहले म्यूजिक भी वही प्ले करते हैं जो कि एक हमारी म्यूजिक पॉलिसीज़ के हिसाब से, और वो मार्केट में टेस्टेड है, लोग ये सुनना चाहते हैं। कई गाने ऐसे नए भी जो मेरे को नहीं बिल्कुल पसंद पर्सनली अगर, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है लोगों का कि वो मार्केट में बिकते हैं, वो लोग वो गाना लोग सुनना चाहते हैं। तो इट्स नॉट कि लोगों को मैं वो चीज़ दूँ हर बार, मैं लोगों को मतलब उनका टेस्ट सुधारना की उनकी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इस लेवल को बढ़ाइए, अपने सोचने के लेवल को भी और सुनने के लेवल को भी, लेकिन मैं ज़्यादातर उनके गले पर वो चीज़ नहीं उतार सकता कि जो वो नहीं चाहते। तो कई बार चीज़ें मेरे को नहीं पसंद होती, कुछ गाने हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन लोगों को पसंद है, तो इट्स लाइक इट्स अ मार्केट ड्रिवन थिंग। तो वो चीज़ है। लेकिन जैसे बातचीत की जो अब वो बात कर रहे हैं, आई थिंक पर्सनली आई ऑलवेज थिंक कि माई जॉब इज़ टू एंटरटेन पीपल। एंटरटेनमेंट के नाम पर फॉर एग्जाम्पल जो एक डिफरेंस रहा, आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसी लेवल पे हूँ, लेकिन एक ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी और एक डेविड धवन की कॉमेडी, दोनों ही कॉमेडी थी, दोनों ही लोगों को हंसाती रही हैं, और आज भी लोग गोलमाल की भी बात करते हैं और लोग हीरो नंबर 1 की भी बात करते हैं, लेकिन दोनों का जो एक सेट ऑफ वैल्यूज था दोनों का फिल्म्स का, दैट्स ट्रेमेंडसली डिफरेंट। एंड बीइंग like I observe films very carefully as well, and I've been a film student as well, so उससे मेरे को ये चीज़, और मेरे को भी मालूम है कि कल को अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ रेडियो और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो मेरे को किस तरह की चीज़ सुननी है। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, वर्ड प्ले आप करिए, पन मारिए, कुछ करिए, लेकिन ऑफेंसिव जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर डिजर्व करता है कि ऑफेंड हो, लाइक फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर कि कपल ऑफ मंथ्स बैक देयर वाज अ कॉलर हु कि आई वाज टॉकिंग टू देम कि आपको क्या ऐसी जो बुरी आदत है आप में जो आप बदलना चाहेंगे। सो एक जनाब थे जो ट्यूशन्स पढ़ाते थे, उनको इंस्टीट्यूट था, कोचिंग इंस्टीट्यूट। ही टोल्ड मी कि मैं एक्चुअली अपनी बीवी की मतलब जासूसी करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है उनका कहीं और अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ है। तो इसलिए कि ये शक की जो आदत है मैं अपनी सुधारना चाहूँ। एंड एक्चुअली क्योंकि वो बंदा डिजर्व करता था कि एक वो ऐसी गलत हरकत है कि आप किसी के ऊपर शक, क्योंकि एक आदमियों को तो छूट है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन औरत करे तो वो छूट नहीं है, तो वो डबल स्टैंडर्ड वो। तो उस वक्त में थोड़ा सा गुस्से वाला टोन था, लेकिन ऑफेंड उनको किया जाना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट की हिसाब से आई थिंक आज तक मेरे को टचवुड जो कुछ एक सीनियर जो पुराने एडवर्टाइजिंग से मिलते हैं और कुछ भी, कि जो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आई थिंक वो इसी वजह से कि जब भी तुम कॉलर से बात करते हो उनको अच्छे से रिस्पेक्ट दे के बात करते हो, और उनको जो तुम बुलवाना चाहते हो तुम बुलवा भी लेते हो उनसे, क्योंकि वो भी जो कहना चाह रहे हैं उनकी बात को पॉलिश करके काट छाट के तुम उनको बता के अच्छा ऐसे बोल देना तो उससे अच्छा साउंड करेगा, दैट्स देयर। और उन्हीं के विचार होते हैं वो, लेकिन उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर द लिसनर्स, दे आर द लाइक कस्टमर्स फॉर योर शो एज वेल। और इसके साथ साथ दे कंसिडर एज योर फ्रेंड, कि वो आपके साथ एक्साइटेड होकर वो बात करना चाहते हैं कि मेरी आवाज़ रेडियो पे जा रही है। अगर आप उनकी पेंट उतारना चाहते हैं वहाँ पे यार, और उसकी कॉस्ट पे, अगर आप
किसी के और के कंधे पे रख के बंदूक अगर आप चलाना चाहते हैं तो फिर आप में वो दम नहीं है। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो एक एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन, लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कि एक एंटरटेनमेंट और अगर आप कहें चीपनेस, वो उसके बीच में बहुत एक फाइन लाइन है। इनफैक्ट वी ऑलरेडी एंड आई कांट टेक इट कि अगर मैं उस हिसाब से सोचता हूँ कि मेरे को अपनी फैमिली के हिसाब से मेरे को सोचना है या कुछ भी, तो वो वैल्यूज जो आप कह रहे हैं कि वो बैगेज, जो एक कल्चरल बैगेज है, वो हमेशा रहता है कि इस तरह की चीज़ें मैं कभी टॉलरेट नहीं करूँगा। तो एंटरटेनमेंट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार एंटरटेन करने के लिए किसी को केले के छिलके ऊपर से फिसलना पड़े। देयर आर अदर वेज टू एंटरटेन पीपल एज वेल। इसीलिए मैं पूछ रहा था। अब यहाँ पर यही सवाल उठता है कि जब आप एक ऑफिस में एक सेटअप में काम करते हैं, आपके साथ आपके और दूसरे कलीग्स भी होते हैं, तो इस वेवलेंथ पर कई बार आपको लगता है कि नहीं, जो आपका आइडिया है एंटरटेनमेंट के बारे में, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, वो कहीं डिफर भी कर रहा है, दूसरे लोग शायद उस लीग से हट रहे हैं, और कई बार काम करने में आपको एक अड़चन आती है और आप खींचते रहते हैं, कुछ कह भी नहीं पाते, क्योंकि अब क्या करें, मतलब रहना भी है और करना भी है। ऐसा भी होता है बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है, और वही पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो लेकिन उसके बाद लाइक माइंडेड एटमोसफेयर बनाना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इट्स देयर एंड आई डोंट नो अबाउट द अदर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स हियर, यहाँ पे वो है एक मौजूद। क्योंकि लोगों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, इसलिए उनके शो डिफरेंट है। और वन ऑफ द मेन डिफरेंशिएटर जो कि प्राइवेट रेडियो स्टेशन में है, वो ये है कि एक प्रेजेंटर ही है। कि अगर वो सचिन है रेड एफएम पे, या अगर पल्लवी या नितिन है रेडियो मिर्ची पर, या विजय ब्रेकफास्ट शो अगर करते हैं, या कोई और स्टेशन पे कोई और कुछ करता है, वो दैट्स देयर डिफरेंट, दैट्स देयर पर्सनालिटी। एंड वन ऑफ द थिंग्स आई ट्रूली बिलीव इन कि रेडियो पे होना इज लाइक, जैसे अगर इफ समवन इज टोटली ड्रंक, कि उसकी जो कहते हैं ना असली पर्सनालिटी जो होती है वो बाहर आती है। माइक्रोफोन के साथ भी वही हिसाब है, आप उसके साथ कभी धोखा नहीं कर सकते आप। आई ट्रूली पर्सनली बिलीव इट। अगर आपकी हालत बहुत खराब है, बुखार में है उस दिन, आप फेक कर लीजिए और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के आप अच्छा साउंड करिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाएगा। तो वो इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड विच दैट पर्सनैलिटी एक्चुअली कम्स आउट, कि आप जो एक्चुअली सोचते हैं। अगर आप शरारती हैं, एक्चुअली आई एम लाइक ऑफिस में भी पूरा दिन, इट्स नॉट कि मैं वैसे बड़ा कोने में बैठा रहता हूँ और उसके बाद शाम को जाके मैं अपने शो में बड़ा बन जाता हूँ पंगे लेने वाला। आई टेक पंगास विद पीपल, लेकिन आई वोंट, जैसे ऑफेंस वाली बात है यहाँ, और सेम थिंग इज इन ऑफिस। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने घर से निकलता हूँ, रास्ते में जो लोग मिलते हैं मेरे को, कभी या कहीं रुका, या पार्किंग वाला को मैं गाड़ी उनसे इंटरेक्शन हो रही है, या कोई, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ शरारत हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ एक वो चलना चाहिए वो, बिकॉज इट्स समथिंग विच शुड बी इनबिल्ट। पान वाले से भी हमारे जो है हमसे कोई बातचीत होती है तो उनसे आप ऐसी बातचीत होती है कि स्टेट आउट ऑफ चश्मे बदूर, कि वो जो कैरेक्टर है, वो जो इंटरेक्शंस हैं वो भी चलती। तो वो रखना, अपनी पर्सनालिटी को इंटैक्ट रखना, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उसको नहीं रखेंगे आप तो उसमें वो गड़बड़ हो जाएगा। तब यू विल बी डूइंग थिंग्स जो कि आपके ऊपर फोर्स्ड होंगी। एज ए स्टेशन, एज ए चैनल, आपको कुछ चीज़ें बोली जाती हैं कि दीज आर द सम गाइडलाइंस। सपोज वी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि टोन एंड साउंड वो जो काफ़ी मेच्योर है, काफ़ी सीनियर लोगों को भी बहुत पसंद है, लाइक अमीन सायानी साहब का उनका प्रोग्राम है। सो आई विल मेक श्योर कि जब मैं उनके प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, कि आज सपोज अगर मदन मोहन है या मेहंदी अली खान साहब उनके ऊपर एपिसोड हो रहा है, तो आई शुडंट साउंड कि मैंने उसके ऊपर प्रिपरेशन या उनको मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, पूरा उसके बारे में नॉलेज और उनके बारे में उसकी बात करना, और उनका एक अगर कोशिश में, दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड डू, कि एक छोटा सा प्रोफाइल, कि अगर कुछ एक दिन पहले से मदन मोहन साहब का प्रोग्राम जैसे आ रहा था, तो एक उनके वन ऑफ 5 फेवरेट सॉन्ग, लाइक 5 ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ मदन मोहन साहब, आई प्लेड देम लाइक 5-5 सेकंड के, 10-10 सेकंड के पीसेस, कि दिस इज व्हाट इज कमिंग अप। और साथ में लाइक दिस पर्सन जो बनना चाहते थे, फौज में कुछ करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे एक्सेल करने के बजाय वो म्यूजिक में चले गए, और कैसे गए वो, कुछ भी, या खयाम साहब के बारे में बात हो, कुछ भी, तो वो प्रॉपर उस लेवल की बात हो कि आप शरारत कर रहे हैं, पंगा ले रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब एक चीज़ डिजर्व करती है कि उसको उतनी रिस्पेक्ट दी जाए, तो वो देनी चाहिए। इफ आई एम टॉकिंग टू लाइक अ वीडियो मेकर, या आई वाज टॉकिंग टू अ पॉप सिंगर, आई वोंट रियली लाइक टू नेम हर, बट आई वाज टॉकिंग टू कि वो वीडियो काफ़ी स्लीजी टाइप है या कुछ भी, तो मैं एक्चुअली मैं बात करूँ, मतलब आई स्पोक टू हर कि अरे मैंने वो लड़की देखी थी, उसने बहुत ही अजीब से भद्दे से कपड़े पहने हुए थे, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन के, वो लड़की कौन है वो? लाइक मैं ही थी। तो अजीब नहीं लगता यार कि गाना तो तुम कोशिश करो कि अच्छा, और रोमांटिक गाना,
रोमांस का मतलब ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ मतलब स्कर्ट ऊपर उठ के ही रोमांस होगा. Not this particular language, but that was inside, and I wanted to bring that point, and I did that. But it doesn't mean कि I think that's more or less answers your अब question. आखिरी सवाल ये है कि अगर ब्रॉडकास्टिंग, जिसको आप अगर मानते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन है, जिंदगी का एक सीरियस बिजनेस है, तो क्या सचिन उसके लिए एक सूटेबल आदमी है? Yeah. Suitable आदमी मैं हूँ अभी प्रेजेंट स्टेट में, अभी आज की डेट में हूँ. और अगर मैं सीखना बंद कर दूंगा और एक्सप्लोर करना बंद कर दूंगा और पुराने आइडियाज़ को रिसाइकिल करना शुरू कर दूंगा या उन्हीं चीज़ों पे करना शुरू कर दूंगा, मतलब अगर वो ग्रोथ नहीं रहेगी और एक वो फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं रहेगा, और जब तक वो रियलाइजेशन नहीं रहेगा कि मेरे को ऑब्जर्व करना है लोगों को और जो वो चाहते हैं वो उनको देना है, लेकिन साथ साथ अगर एक एज ए रिस्पॉन्सिबल भी कि लाइक पर्सनली आई वुड प्रमोट मोर ऑफ एंड एज ए चैनल एज वेल कि रीमिक्सेस हैं, लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन रीमिक्स के साथ आप पुराने गाने भी सुनिए ज़्यादा. मैं ज़्यादा पुश करता हूँ कि ओरिजिनल चीज़ में भी ज़्यादा सुनिए. तो अगर वही प्रोसेस अगर कल भी और परसों भी और एक महीने बाद, एक साल बाद चलता रहा कि वो कॉन्स्टेंट लर्निंग वाला है, एंड एवरी डे आई हैव टू, मेरे को स्टेज पे चढ़ना है और स्टेज पे चढ़ के परफॉर्म करना है और लोगों को एंटरटेन करना है. दैट्स माई अल्टीमेट थिंग. एंटरटेन किस तरीके से करना है, दैट्स माई पर्सनैलिटी. कि एक डिसेंसी की लिमिट में, लेकिन हार्ड कोर एंटरटेनमेंट की बातचीत होगी. अगर मैं अमिताभ बच्चन से भी सवाल पूछूंगा तो ऐसा पूछूंगा कि अमिताभ बच्चन को भी हंसी आएगी, और उनको आई थी जब मैंने पूछा था. एंड ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज लाइक कि फर्स्ट टाइम कि अगर उनको कोई फेस करता है लोगों की हालत ख़राब होती है. बट एज ए दैट वाज माई दिस थिंग कि मेरे को अगर कुछ देना है ऑडियंस को तो इट शुड बी समथिंग जो कि मसाला हो उसमें, लेकिन किसी को बुरा ना लगे और लोग याद करें. एंड इनफैक्ट टिल डेट आई मीट सम पीपल एंड दे टेल मी कि that was amazing, like how can you talk to Amitabh like that. But and the best part was Amitabh also remembered me like एक साल बाद भी, जब उनसे मैं दोबारा मिला, जब कि उनको याद थे वो, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बात की, that was the biggest compliment. And I think अगर वही एक वो प्रोसेस चलता रहा तो I think I'll be fit for broadcasting forever. Otherwise हो सकता है कल भी I won't be fit for broadcasting. चलिए इसी नोट पे हम लोग इस बातचीत, आपने नोट तो दिया नहीं. अच्छा सुनिए, कुछ मुझे और ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी, क्या क्या और शोज आपके इस पे चैनल पे चलते हैं? एक तो अमीन सयानी साहब का है संगीत के सितारों की महफिल. वो क्या बजे से क्या बजे तक? वो रहता है सिर्फ सैटरडे के दिन नहीं आता. उसके अलावा चलता है रोज 9 से 10 बजे. विच इज द प्रोफाइल ऑफ एन आर्टिस्ट. और म्यूजिक से जुड़े हुए लोग, वो कंपोजर्स हैं या सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं. और इसके अलावा लाइक ब्रेकफास्ट शो हमारा गुड मॉर्निंग दिल्ली विजय होस्ट करते हैं, काफ़ी सीनियर है वो भी. और उसके बाद ये मंडे टू फ्राइडे. उसके बाद दिल्ली टॉकीज मोना करती हैं, विच इज़ ज़्यादा फोकस टुवर्ड्स हाउस वाइफ्स और होगी टाइम बैड वैसा उसका 11 to 2. उसके बाद 2 से 4 बजे तक रेड अड्डा प्रोग्राम है, जो लाइक लिटिल मोर ऑन यूथफुल साइड. वो सफिया और गौरव करती हैं. और उसके बाद एक रिक्वेस्ट शो रहता है हमारा, मेरा वाला गाना, एंड वो 4 से 5 होता है. 5 से 6 रहता है. कौन करता है मेरा वाला गाना? सफिया और गौरव. ठीक है. और 5 से 6 बजे शर्मा जी से पूछो, ये प्रोग्राम है. इनफैक्ट अच्छा उसका रीक वाला. 7 दिन है प्रोग्राम? नहीं, मंडे टू फ्राइडे है. और सैटरडे के दिन रात में उसके रिपीट्स रहते हैं. जो 5 दिन के जो है मंडे टू फ्राइडे का जो है वो रात में रिपीट होता है सैटरडे को. एंड इनफैक्ट उसके बहुत बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है उसका. शर्मा जी के अलावा और कौन होता है? शर्मा जी के अलावा जो प्रेजेंटर हैं वो मिथिलेश उनका. वो एक्चुअली बनारस से ही है और बिल्कुल हार्डकोर बनारसी है, तो वो बोलते ही है बनारसी बाबू मिथिलेश. बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है. और उसके बाद आपका शो शुरू, उसके बाद 6 से 9 मेरा शो शुरू होता है, हैप्पी आवर्स. और उसके बाद संगीत के सितारों की महफिल. उसके बाद लम्हे 10 से 12 बजे तक. और ये कौन करता है? गौरव, एक नए प्रेजेंटर है अभी. ये वो गौरव नहीं है जो सफिया के साथ? नहीं, वो नहीं, दो अलग हैं. अलग है. ठीक है, गौरव द्विवेदी नाम इनका. और उसके 12 से खत्म हो जाएगा. 12 बजे लम्हे खत्म हो जाता है. उसके बाद वे द ओनली स्टेशन जिसका रात में 3 बजे तक हम लोग लाइव रहते हैं. इट्स अनदर प्रेजेंटर नीति जो करती हैं वो रात बाकी बात बाकी. अच्छा. ये 12 से 3 हो जाएगा. 12 से 3 रहता है. रिक्वेस्ट भी रहती हैं उसमें और सब कुछ, और इंटरेक्शन उसमें काफ़ी रहता है.
अब 3 से 6 कुछ नॉन स्टॉप शुरू हो जाएगा, लाइव नहीं? 3 से सुबह 7 बजे तक, फिर उसके बाद 3 से 5 बजे तक वही पॉपुलर म्यूजिक जो रहेगा, 5 से 7 बजे तक। लेकिन इसको कोई होस्ट नहीं करता, होस्ट नहीं करेगा? नहीं, होस्ट नहीं करेगा। 3 से 5 बजे तक, और 5 बजे से शुरू होता है सुप्रभात, जिसमें भजन है, डिवोशनल म्यूजिक है, और अच्छा है, मतलब उसमें पंडित भीमसेन जोशी भी हैं, और उसमें आबिदा परवीन भी हैं, उसमें मतलब तकरीबन हर तरह का म्यूजिक ठीक है। है, वो कौन करता है? आलोक। हाँ, तो वो 5 से 7 वो शो रहता है सुबह। इस तरह अगर टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंटर्स देखें तो 7-8? जी हाँ, 7-8। और इसमें भी सैटरडे और संडेज की प्रोग्रामिंग बची रह गई कि? हाँ, सैटरडे संडे गुड मॉर्निंग दिल्ली रहता है ये सुबह 7 से 11, सुप्रभात भी वही 5 से 7 सुबह है। उसके बाद जो हेलो माइक टेस्टिंग जैसे शो के बारे में बताया मैं आपको, वो 11 से 1 बजे तक। उसके बाद मेरा शो 1, 2, 3। उसके बाद भी हैव अ न्यू शो जो अभी तकरीबन 1.5 महीना पहले चालू हुआ है हमारे यहाँ, दद्दू और अर्जुन सिंह जो कैरेक्टर, जो नमक लाल फिल्म के जो ओम प्रकाश जी और अमिताभ के जो कैरेक्टर दद्दू और अर्जुन, वो कैरेक्टर्स उठाए, वो उनका शो है 4 से 7। वो कौन लोग करते हैं? जो शर्मा जी के साथ है मिथिलेश, वो दद्दू हैं। वो दद्दू है। और अर्जुन है हमारे जो, अर्जुन सिंह हमारे एक्चुअली जो हमारा ओबी रिपोर्टर है, मतलब रिपोर्ट जो हर जगह जाके आज यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, तो ही इज बिकमिंग बेटर, लाइक वो इज लर्निंग अ लॉट, so he's been given this as show। तो अर्जुन सिंह वो है, यूजुअली टॉक अबाउट कि इस हफ्ते में क्या हुआ और वो किन से मिला और ये चीज़ होगी। सपोज अगर क्रिकेट टूर फाइनलाइज हुआ तो उसके बारे में बात हुई। इनका क्या नाम है? अर्जुन जो कह रहे हैं आप? सचिन गाबा उनका नाम है। सचिन गाबा। ये कोई और? अच्छा, सचिन सिर्फ 2 ही लोग हो गए आप लोग ना? वो सचिन गाबा के नाम से जाते होंगे अगर? नहीं, ऑन एयर उनका वो जो कैरेक्टर है वो सभी लोग अर्जुन सिंह है। हाँ, ठीक है, अर्जुन सिंह और दद्दू। और हमारा रेड एफएम रिपोर्टर, हम कभी उनसे बात करते हैं सचिन गाबा नहीं बात करते, एज अर्जुन सिंह, एंड वो हरियाणवी एक्सेंट में बात करेगा जब भी बात करेगा, एंड वो चाहे वो अनुपम खेर के साथ भी बात कर रहा होगा, वो हरियाणवी में ही बात करेगा, और अनुपम खेर से भी हरियाणवी में बात करवाएगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा वो कैरेक्टर, एंड इट्स फन टू लिसन टू। वो तो डिस्टिंक्ट स्टाइल है, अच्छा लगता है सुनने में। एंड उसके बाद 7 से लेकर 9 बजे तक सैटरडे को जो हमारा काउंटडाउन जो शो है, वो असली 30 टॉप 30 सॉन्ग्स, वो कौन करता है? समीप। और समीप के बाद इस तरह समीप हफ्ते के बाकी दिनों में नहीं करते प्रोग्राम, सिर्फ इसी शो को करते हैं? इट्स एक्चुअली हमारे कुछ एक जो नेशनल शोज हैं, लाइक जो हमारे तीनों चैनल्स में जाते हैं, मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता में। हेलो माइक टेस्टिंग जो है वो जो सुबह सैटरडे 11 से 1 का शो जो है, जिसमें हम आर्टिस्ट प्रोफाइल करते हैं, वो एक सिंडिकेटेड शो है। और उसके साथ समीप का भी जो शो है वो भी सिंडिकेटेड शो है, वो तीनों सिटीज़ में सेम टाइम पे जाता है। अमीन साहब का भी जो शो है वो तीनों सिटीज़ में जाता है। और इसलिए वो मतलब नॉट फॉर जनरल पब्लिक बट फॉर लाइक यू एंड मी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं हम लोग, बाकी प्रोग्राम्स लाइव हैं। और संडे का फिर अभी संडे का रह गया। संडे को आज तो संडे है, दैट्स 7 to 11 शो। एंड वो कौन करते हैं? गौरव, जो रेड अड्डा करते हैं दिन में दोपहर में, तो वो करते हैं। उसके बाद वी हैव सफ़र शो, जिसमें प्रोफाइल रहता है आर्टिस्ट का, और अच्छा रिलैक्स शो। वो ममता है, वन ऑफ आवर आर्टिस्ट फ्रॉम बॉम्बे, शी डज इट। और आज रेडियो, ये तीनों शहरों में जाता है प्रोग्राम? जी, और ये भी रिकॉर्डेड है? ये भी रिकॉर्डेड है सफ़र। और उसके बाद संडे को, हाँ, आज रेडियो पूरा फिल्मी है। वो सैटरडे रात में भी रहता है, तो संडे को रिपीट होता है उसका। उसमें एक फिल्म के ऊपर एक पूरा प्रोफाइल होता है। अच्छा, ये कौन करते हैं? अनुराग पांडे। अनुराग इज फ्रॉम बॉम्बे। ओके। और उसके बाद फिर अमीन साहब संडे को वापस। और फिर लेट नाइट और रात बाकी बाद लम्हे रहता है। उसके बाद संडे लम्हे गजल स्पेशल होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर लम्हे सैटरडे को नहीं है? बस लम्हे सैटरडे को नहीं, लम्हे और अमीन साहब का प्रोग्राम सैटरडे को नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद वही स्पिरिचुअल कुछ म्यूजिक बाद में, और रात को 12 से 3 तो वो रहेगा रात बाकी बात बाकी। तो इसमें पॉपुलर म्यूजिक है, लोगों के रिक्वेस्ट हैं और इंटरेक्शंस हैं। ठीक है। अच्छा, जैसा रेडियो सिटी और रेडियो मिर्ची पे 2
डॉक्टर लव और लव गुरु वैसा कोई शो आपके यहाँ नहीं है? नहीं। I think लोग- काउंसलिंग का कोई नहीं, आई थिंक लोगों को अपने बारे में काफ़ी कुछ मालूम है। अभी कोई इरादा भी नहीं है कि आगे कुछ नहीं। शुरू किया जाए? वो थोड़ा कभी जैसे आप वो कह रहे थे थिन लाइन बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड ऑफेंसिवनेस। आई थिंक दैट्स नॉट अ सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम व्हिच आई कैन लिसन सिट एंड लिसन विद माय फैमिली। वो कोने में सुनना पड़ेगा मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे। मजा आया। थैंक यू। बाप रे, 3 मैसेजेस। आपका एक फोटो चाहिए होगा, कैसे मिलेगा? अगर आप कहें मैं आपको मेल कर दूंगा। मेरे पास एक फंकी सा कोई फोटो? मेरे पास एक स्टूडियो का ही एक फोटोग्राफ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ।